समिता एक अंधेरे कमरे में जाती है। जब रोशनी की हल्की सी किरण आती है तो पंखे से लटकती एक लाश दिखती है। वो उसके पैरों से लिपटकर रोने लगती है। वो क्यों रो रही है? इस लाश से उसका क्या रिश्ता है? ये भी सोचती जा रही है और रोती भी जा रही है। तभी कमरे में उजाला होता है। दहशत के बावजूद लाश का चेहरा देखने की जिज्ञासा को वो दबा नहीं पाती। पर ये क्या? चेहरा स्पष्ट होते ही एक हृदय विदारक चीख गले में अटक जाती है और वो भय से दबी घुटी चीख के साथ उठ बैठती है। नहीं! उफ! फिर वही स्वप्न। इस भयावह स्वप्न को जाने कितनी बार देख चुकी है वो। हर बार दिलो दिमाग पर दहशत सी छा जाती है। पर आखिर आज उसने उस लाश का चेहरा ठीक से देख ही लिया और रोंगटे खड़े हो गए। मृत चेहरा पंखे पर लटका उसे व्यंग और उलाहना भरी निगाहों से देख रहा था। आज सहानुभूति की चाह दिल में दबाना असंभव हो गया। उसने मानो के चारों ओर बाहों का घेरा कसा तो उसकी नींद खुल गई। उसके चेहरे पर झल्लाहट आई और स्वर कटु हो गया। ये क्या तरीका है? तुम किसी मनोचिकित्सक को क्यों नहीं दिखाती? नींद खराब कर दी। अब से मेरा बिस्तर अलग कमरे में लगा दिया करो। जलजलाई आंखों के साथ उठकर उसने पसीना पोंछा। फ्रिज से एक गिलास ठंडा पानी निकालकर पिया और स्टडी रूम में जाकर कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथ सिर के पीछे फंसाकर पलकें मूंद ली। अपने 12 साल के खुशहाल कहे जाने वाले दाम्पत्य जीवन में पहली बार उसने मानव को आत्मीयता की चाह में छुआ था और उसने शरीर की चाहत को साधी सिद्ध अधिकार का नाम देकर अनगिनत बार मानव ने उसकी नींद खराब की है। पर इतनी बेरुखी से बोल पाई कभी वो? सारे जीवन को संघर्ष बनाकर यही समानता अर्जित की है उसने। काश एक बार मानव ने प्यार में बाहों से लेकर कहा होता, डरो मत, मैं हूं ना। अगर मानव की जगह अभय होता तो? मगर कैसे होता? उसने स्वयं ही तो। फिर क्यों आजकल अभय का नाम इतना याद आने लगा है उसे? पहली बार उसी दिन तो आया था ये स्वप्न जब अतीत की परछाइयों का घेरा कसता जा रहा था। वो समझ गई कि अब अपने अतीत को टटोले बिना वो इस सपने से मुक्ति नहीं पा सकेगी। उसने एक ठंडी सांस लेकर अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए तो पहला अक्षर दिखाई पड़ा अभय और पलकों में दबा दहकता लावा गालों पर लुढ़क आया। कितनी खुश रहा करती थी उन दिनों वो, जब इस शहर में एक छोटी सी नौकरी मिली थी और सहकर्मी के रूप में मिला था अभय का साथ। मृदुभाषी, भावुक और अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट अभय कब सहकर्मी से अधिक हो गया उसे पता ही नहीं चला। अक्सर संघर्ष की धूप अधिक कड़ी होने पर वो अभय को समाधान की छांव बनकर खड़ा पाती। फिर एक दिन अभय ने इस अनकहे रिश्ते को नाम देने की रस्म भी पूरी कर दी। पलकें झुक गई थी उसकी और कपोल आरक्त हो गए थे। हृदय तुरंत अभय के साथ हो लेना चाहता था, पर मस्तिष्क ने उसका हाथ थाम लिया और सोचने का समय मांग लिया था उसने। तभी एक पार्टी में मुलाकात हुई मानव से। पद और वेतन में उससे बहुत बेहतर और गजब का महत्वाकांक्षी। समिता उसके पद वेतन की गरिमा से प्रभावित हुए बगैर रह न सकी और मानो उसके रूप से। उनके कार्यालय एक ही इमारत में हैं जानकर तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था मानव ने। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो उसकी महत्वाकांक्षी बातों ने समिता की अलसाई हुई अभिलाषाओं को झंझोड़ कर जगा दिया। तभी तो प्रमोशन की लालसा वाली मन की दराज मानव के सामने खोल दी थी उसने। इस पद पर किसी महिला को रखा जाना है और मेरी प्रतियोगिता जिनसे है मैं उन सब में नहीं हूँ, और सबसे कम उम्र की व सबसे खूबसूरत भी। मानव ने उसका अधूरा वाक्य बड़ी परिपक्व और गंभीर मुस्कान के साथ पूरा किया। फिर थोड़ा ठहर कर उसके चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव पढ़ने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाया। देखो समिता, आगे बढ़ने के लिए थोड़ी राजनीति आनी जरूरी है जिसकी तुम में कमी है। खैर, वो तो स्वभाव का अंग होती है, सीखी नहीं जा सकती। लेकिन इस पद के लिए जिस प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी की ज़रूरत है उसे डेवलप करना तुम्हारे जैसी खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की के लिए कठिन नहीं है। फिर क्या था? मानव ने फिटनेस और शॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के महंगे कोर्सेज का मार्ग प्रशस्त किया और 1 महीने के बाद ही डिजाइनर सूट पहन, पेंसिल हील ठकठकाती, आकर्षक और आधुनिक ढंग से कटे बालों को प्रशिक्षित मॉडल की तरह झटकती हुई पहुंची तो सबके होंठ प्रशंसा में गोल हो गए थे। प्रतिभा और अध्ययनशीलता को अथक परिश्रम से अर्जित आत्मविश्वास और होठों पर चिपकाई रासायनिक मुस्कान का साथ मिला तो उसके व्यक्तित्व में वो चुंबकीय आकर्षण आ गया जिससे प्रमोशन तो बचकर कहीं जा ही नहीं सकता था।
इस उपलब्धि पर मानो को महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट देने गई तो मानो ने अपने भी प्रमोशन की खुशखबरी सुनाते हुए शादी का प्रस्ताव रख दिया। चकित समिता के चेहरे पर अगर मगर पढ़कर बड़े ही सपाट और व्यवहारिक अंदाज में मानो ने दिमाग खोलकर परोस दिया था। अगर हम दोनों मिलकर रहें तो ये शहर हमें ग्रोथ की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो ले लो, 1 सप्ताह चलेगा। बुद्धि तुरंत मानो के साथ होली थी, पर इस बार हृदय ने हाथ थाम लिया। उसमें जगह थी ही नहीं, देता कैसे? पर फिर पाया कि बहुत ऊंचाई तक जाने का, हाई सोसाइटी में अपना स्थान सुनिश्चित करने का सपना कब और कैसे मन में पला और सारे सपनों से बड़ा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर तो जैसे मन एक अखाड़ा बन गया था, जिसमें मानव का पद, वेतन, दायित्व और हस्तक्षेप विहीन जीवन और अभय के प्रति अपने माता पिता का झुकाव, उसकी निश्चल सहायताएं और सहृदयता मल्ल युद्ध कर रहे थे। और आखिरकार जीत बुद्धि की हुई। परिवार की अनुमति के विरुद्ध विजातीय मानव से विवाह का निर्णय अथक परिश्रम से अर्जित स्वतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि था। पर जाने क्यों ये निर्णय लेते समय उसे लग रहा था जिसे अपने हृदय में सहेज कर रखी कोई बहुत कोमल चीज बड़ी बेरहमी से निकाल फेंकी है उसने। और उस रात पहली बार देखा था वो भयावह स्वप्न, पंखे से लटकी लाश का पहचाना सा चेहरा। अंधेरों की स्याही के कारण ठीक से नजर नहीं आ रहा था, पर था बहुत ही अपना। शादी के बाद मानो के वेतन से घर का किराया और अपने फ्लैट की किस्तें और समिता के वेतन से घर खर्च निर्धारित रूपरेखा के अनुसार चलते हुए 1 वर्ष ही हुआ था कि नन्हे मेहमान की आहट से पुलक उठी थी वो। पर मानो के स्वर में झुंझलाहट आ गई थी। हमने तो तय किया था कि जब तक हम अपना फ्लैट नहीं खरीद लेते तब तक ये दायित्व आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, मगर गलती से ही सही, पर पहला बच्चा है। डोंट बी इमोशनल फूल लाइक डोमेस्टिक गर्ल्स। मकान का किराया, अपने मकान की किस्तें और घर खर्च के बाद बच्ची का खर्च कैसे मैनेज करोगी? आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। तर्क तो मानो के भी सही ही थे, पर क्यों लग रहा था कि नर्सिंग होम में बिस्तर की जगह मानो कांटे बिछे हों और इंजेक्शन शरीर की जगह दिल में कील की तरह ठोक दिया गया हो। और उस रात फिर वही स्वप्न आया था, पंखे पर लटकी किसी बहुत आत्मीय लगने वाले चेहरे की लाश पर रोना और वो उलाहना भरी निगाहें। पर सपने की दहशत से बड़ी थी ये यंत्रणा कि चाह कर भी मानो की बाहों में सिर छिपाकर रो नहीं पाई थी। जानती थी कि नींद खुल जाने पर मानो बुरी तरह झल्ला जाता है। जॉब के तनाव के साथ गृहस्थी के सारे काम अकेले निपटाते हुए उसे लगता जैसे किसी दौड़ प्रतियोगिता में निर्धारित ट्रैक पर बस भागती ही चली जा रही है। सर्दियों की धूप में चाय की चुस्कियां लेते हुए मानव के साथ ठिठोली करने का सपना, टीवी पर कोई कार्यक्रम देखते हुए खिलखिलाने का सपना और ऐसे ही हजारों नन्हे सपने मन में ही कुचलकर शहर की सबसे पॉश कही जाने वाली कॉलोनी में फ्लैट लेने का बड़ा सपना आखिर साकार हो ही गया। जीवन फिर एक बार घर को सभी सुविधाओं में सजाकर सोसाइटी में अपना ऊंचा स्थान सुनिश्चित करने की होड़ में दौड़ने लगा था कि एक नन्ही धड़कन के स्पंदन ने वक्त के बहुत से घाव भर दिए थे। डिलीवरी के अंतिम सप्ताह तक काम करके लगभग 7 माह की छुट्टी बचा ली थी। उसने सोचा था मन की अपेक्षित संदूक में बंद सारी कोमल भावनाओं को इस नवागत के साथ धूप दिखाएगी। उन लम्हों की कल्पना उसके मन में पुलक भर देती थी, पर यह काल्पनिक सुख भी यथार्थ की जमीन पर उतर न सका। बाबू के आगमन के 2 माह बाद जब तबीयत थोड़ी सी संभली ही थी कि बॉस का प्रमोशन के साथ छुट्टियां कैंसिल करने का प्रस्ताव आ गया था। लिहाजा मानो ने 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, क्योंकि 3 माह से छोटा बच्चा कोई क्रेच रखने को तैयार नहीं था। पहले दिन सुबह 8 बजे घर से निकली और रात के 8 बजे लौटी तो थक कर चूर हो चुकी थी। किसी तरह ब्रेड दूध खाकर बिस्तर पर बैठी ही थी कि बाबू उसकी खुशबू पाकर जगकर उसकी ओर बाहें फैलाकर रोने लगा था। थकान, क्रोध, बेबसी और ग्लानि से उसकी पलकें जल उठी थीं। मानो ने मौके की नजाकत देखकर बाबू के दूध में 2 बूंद ब्रांडी मिलाकर उसे सुला दिया था और वो सीने और आंखों में भारीपन यूं ही लिए बिस्तर पर पसर गई थी। उस रात फिर वही भयानक स्वप्न, पंखे से लटकी उलाहने भरी आंखों से उसे देखती लाश। उसे लगा कि वो इस चेहरे को रोज देखती है, इतना जाना पहचाना है कि फिर वही दबी घुटी सी चीख। मानो फिर उसके चीखने पर उठा और उसके क्षुब्ध चेहरे पर एक उड़ती सी नजर डालकर करवट बदलकर सो गया।
उस दिन 6 वर्षों के संतुलित कहे जाने वाले दाम्पत्य जीवन में पहली बार अभय की यादों का झोंका शिद्दत से हिला गया था। गृहस्थी की सारी सिरदर्दी एकाकी थी। मानो तो व्यावसायिक व्यस्तता का बहाना बनाकर शुरू से ही गृहस्थी की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ चुका था। उसके घर लौटने का कोई निश्चित समय नहीं था। पूछने पर जवाब मिलता कि क्लाइंट के साथ बार में बिताया गया समय उसकी व्यावसायिक आवश्यकता है और मानो को समिता का मेट के होते हुए हर समय बाबू के आगे पीछे लगे रहना, उसकी हर जरूरत को खुद पूरा करना, मिडिल क्लास मेंटेलिटी से उबर न सकना। वो और मानो एक छत के नीचे रहते हुए भी मानो अपनी अपनी वृत्तीय रेखाओं पर घूमते नक्षत्रों की तरह अजनबी और यांत्रिक हो चुके थे। उनमें संवाद का एक ही सेतु था, बाबू, जिसकी जिद से कभी कभार परिवार के साथ किए जाने वाले मनोरंजन की रस्म पूरी कर ली जाती थी। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके साथ समय गुजारने की मांग भी बड़ी होने लगी थी, जिन्हें मानो भी टाल नहीं पाता था। इसी क्रम में 12 सालों बाद पहली बार दोनों ने छुट्टी लेकर पहाड़ी स्थान पर घूमने का कार्यक्रम बनाया था। समिता को लगने लगा था कि बहुत से भावों की मुरझाने लगी पत्तियां वापस हरी होने को हैं। तभी उसकी एक उपलब्धि के उपहार स्वरूप जोनल डायरेक्टर का पद ऑफर कर दिया गया। इस पद को लेने का मतलब था जॉब का टूरिंग हो जाना। मानव ने सुना तो गर्मजोशी से गले लगाते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं उड़ेल दी उस पर। बाबू कहाँ रहेगा कि समस्या का बोर्डिंग रूपी समाधान भी तुरंत परोस दिया उसने। मगर ये सुनकर बाबू उसके पैरों से लिपटकर रोने लगा तो उसकी छाती कसक उठी थी और एक बार फिर मानो ने तसल्ली से बैठकर समझाया था, जिस उपलब्धि के लिए लोग सारी जिंदगी राजनीति करते हैं वो तुम्हें अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर मिल रही है। ऐसे में स्वयं ही अपने से कम प्रतिभावान लोगों के मातहत काम करने का निर्णय लेना कहाँ की अक्लमंदी है। मानो के तर्क तो हमेशा की तरह सही ही लग रहे थे। फिर क्यों बोर्डिंग के फॉर्म पर हस्ताक्षर करते हुए लगा था जैसे किसी जतन से लगाए प्यारे पौधे की कोपल फूटते ही उसे जड़ से उखाड़ फेंकने जा रही हो। बाबू रोते रोते सो गया था और वो बिना खाए ही बेड पर ढह गई थी। पलकें जल रही थीं और मन में प्रश्नों का बवंडर उठ रहा था। क्यों जब जिंदगी को जीने का समय आता है तो जीने के बजाय एक नई उपलब्धि को अर्जित करने निकल पड़ती है वो। कब तक चलेगा ये सिलसिला? हाड़ तोड़ मेहनत से जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। फिर क्यों लगता है कि जिंदगी उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही? सब कुछ तो है उसके पास, फिर किस चीज की कमी खटकती है? क्या खलीस है जीवन में जो चैन नहीं लेने देती? नींद में मन में चल रही इसी ऊहापोह के साथ उसे आगोश में ले लिया था और फिर उसी स्वप्न की भयावह दुनिया में लापटका था। आज ये सपना भय की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। अंधेरे कमरे में पंखे से लटकती लाश पर रोना, रोशनी के आने पर उसका चेहरा स्पष्ट होते ही रोंगटे खड़े हो जाना, पंखे पर लटका उसका अपना ही मृत चेहरा उसे ही व्यंग और उलाहना भरी निगाहों से देख रहा था। तो ये वो खुद थी, बेबस और भयातुर। तो यूं आगाह करता था उसका अंतर्मन उसे। खुद रोती थी बेरहमी से कुचले गए अपने ही कोमल भावों की लाश पर। समिता की दहशत क्षोभ हताशा में और हताशा सवालों में बदलकर उसकी चेतना में बिखर गई। क्या चाहती है वो जिंदगी से? माना बहुत कुछ पाया है उसने जिंदगी को संघर्ष बनाकर, पर और क्या बढ़ा लेगी वो इस प्रमोशन से? वो सुख सुविधाएं जिन्हें भोगने के लिए उसके पास समय नहीं है, उस जीवन साथी की नजर में सम्मान जिससे कभी एक साथी की तरह सुख दुख नहीं बांटा, या अपने इस अर्जित स्टेटस के मित्रगण। क्यों वो इस अनचाहे प्रमोशन को सिर्फ अहम की तुष्टि के लिए स्वीकार करके अपनी कोमल इच्छाओं को मारने पर विवश है? क्यों वो चाहे भी तो अपने जीवन की दिशा मोड़ नहीं पाती? क्यों अपनी अर्जित उपलब्धियों के भोग के सुख को ही कल पर टाले जाने को बेबस है वो? क्या उसने खुद ही नहीं बुना है ये इस मारीचिका को? क्या इससे निकलना सच में उसके बस में नहीं है? प्रश्नों की अंधड़ में दम घुटने लगा तो उसने उठकर पर्दा एक झटके से पूरा हटाकर सारी खिड़कियां खोल दी। स्याह अंधेरे छटने को थे। भोर की पहली कोमल किरण एक मदसक्त हवा के ताजा झोंके के साथ आंखों और त्वचा पर कदम रखकर दिल की गहराइयों में उतरती चली गई। नीचे करीने में बिछी हरी घास पर लाफ्टर क्लब के लोग योगा के बाद हंसी की क्रिया पूरी कर रहे थे तो कुछ लोग टहल रहे थे। ऊपर स्वच्छंद आसमान पसरा था। ढेर सारे लोग, रंगों के छोटे बड़े बादल उसकी गोद में खेल रहे थे। समिता प्रकृति के इस नैनाभिराम दृश्य के सामने दोनों बाहें फैलाकर खड़ी हो गई।
जैसे उस भोर के खुशनुमा एहसास को इस तनमन में सोख लेना चाहती हो। सुगंधित हवा का ताजा झोंका उसकी संपूर्ण देह को भिगोता हुआ आत्मा में समाता चला गया। सहसा उसके विचार सकारात्मक होने लगे। जो कुछ उसने खोया है, अगर वो त्रासद है, तो जो कुछ पाया है वो भी कम सुखद नहीं है। गलती बस इतनी सी है कि वो संतुलन नहीं बना पाई, पाने और भोग के बीच सीमा का निर्धारण नहीं कर पाई। पर अभी देर नहीं हुई है। चंद कतरा जिंदगी उसकी झोली में है और उसे बचाने की इच्छा शक्ति भी। जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा नहीं किया जा सकता, पर जिंदा को तो बचाया जा सकता है। उसने उठकर अपना प्रमोशन ऑर्डर और बोर्डिंग का फॉर्म फाड़ कर फेंका और बाबू को स्कूल के लिए जगाने को उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन अंकित कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।